नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटीना स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चलिए बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी डीजीसीए और इंडिगो के बीच एक नई अपडेट की। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने एयरलाइन को एक दिव्यांग बच्चे को रांची एयरपोर्ट पर विमान में नहीं चढ़ने देने का दोषी माना है। 9 मई को एक घटना हुई थी जिसके बाद डीजीसीए ने 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बिठाई। जांच के दौरान कमेटी ने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के रवैये पर ऐतराज जताया। हालांकि इंडिगो ने भी अपनी सफाई दी। ये एक फ्लाइट रांची से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट थी जहां ये वाकया हुआ। यहाँ एक बच्चे को, दिव्यांग बच्चा था जिसे चढ़ने नहीं दिया गया और जिसके चलते उसके पेरेंट्स ने भी फ्लाइट मिस की और उसके बाद ये पूरा मामला डीजीसीए के पास दर्ज हुआ और अब डीजीसीए ने ये जुर्माना इंडिगो पर लगाया है। और अब बात होटल इंडस्ट्री ग्राहकों से सर्विस चार्ज ले या नहीं ले, इस पर जिस तरह की एक खबर है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इस मुद्दे पर 2 जून को होटल इंडस्ट्री के साथ एक बैठक बुलाई है। FHRAI यानी फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सर्विस चार्ज लेना पूरी तरह कानूनी है, लेकिन चुकाना ग्राहक की मर्जी पर है। इस पर दानिश हमें और खबर दे रहे हैं। इनफैक्ट दानिश से समझ लेते हैं। देखिए, 2 जून को मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ सर्विस चार्ज लेवी करने के मुद्दे पर एक बहुत ही बड़ी बैठक बुलाई है। हालांकि हम इस बैठक से कुछ दिनों दूर हैं, लेकिन ऑल दीज डेज हमने देखा है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड, उनका एक बाहर स्टेटमेंट आया है। सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट जो बाहर आया है वो FHRAI का आया है और FHRAI ने साफ कहा है कि इंडस्ट्री जो सर्विस चार्ज लेवी करती है उसके पीछे जो कारण होता है सर्विस चार्ज लेवी करने का, वो इंडस्ट्री ये इंश्योर करना चाहती है कि जितना भी स्टाफ होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है उनको एक बेसिक टिप दी जा सके। इसके अलावा FHRAI का ये भी कहना है कि जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है और ये अब टोटली कस्टमर के ऊपर होता है कि उनको सर्विस चार्ज देना है या नहीं। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा कारण इस बैठक को बुलाने का ये है कि सरकार को काफ़ी समय से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर काफ़ी कंप्लेंट्स मिल रही थी कस्टमर्स की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसे कंप्लेंट्स बताई हैं, ऐसी चीज़ों को मेंशन करा है कि कैसे कस्टमर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस सर्विस चार्ज को पे करना। और अगर कई मुद्दों में ऐसा भी हुआ है कई बारी कि जब कस्टमर ने कोशिश करी है सर्विस चार्ज नहीं देने के लिए, तो रेस्टोरेंट की तरफ से उनको एक तरह से एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है और काफ़ी बार कस्टमर्स के लिए थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाता है सर्विस टैक्स को अपने बिल से हटवाने के लिए। तो इन्हीं बातचीत करते हुए बिल्कुल देखेंगे। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया दानिश इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात मॉनेटरी पॉलिसी की कर लेते हैं। अगली मॉनेटरी पॉलिसी को अब 2 हफ्तों से कम वक्त रह गया है और बात ऐसी निकल कर आ रही है कि RBI अब अपनी अगली बैठक में महंगाई के फोकास को बढ़ा सकती है। खबर ज़्यादा हमें डिटेल्स के साथ समझाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह। राजेश जी, हालांकि कंफर्म सोर्सेस तो नहीं है, लेकिन किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, हमें जो सूत्रों से पता चला है कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है उसे बढ़ाएगा और उसका रीजन ये है कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है और ये आरबीआई का ये कहना है कि इसके चलते ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 5.7% का जो अभी फोरकास्ट है वो बढ़ के 6% या उससे स्लाइटली हो सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि FY23 में जो इन्फ्लेशन होगा वो 6.3% के आसपास 6% प्लस होगा, यानी 6.1% या 6 से ज़्यादा ही होगा। FY24 में मतलब अगले फिस्कल में ये जाकर फिर कंट्रोल में आएगा। लेकिन जब तक रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है तब तक बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसको ठीक करने के लिए आरबीआई विभिन्न स्तरों पर ढेर सारी मीटिंग्स चल रही है। कल भी आरबीआई में बैंकर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वो मिल रहे हैं। तो MPC मीटिंग के पहले आरबीआई वार लेवल पे इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के मेजर्स के अलावा आरबीआई जो भी कर सकता है वो करने जा रहा है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। इनफैक्ट एक और खबर आरबीआई से जुड़ी हुई, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को इस साल सिर्फ 30,307 करोड़ रुपए ही डिविडेंड के तौर पे दिए हैं। ये डिविडेंड पिछले 10 सालों में सबसे कम है। जबकि अगर
पिछले साल की बात करें यानी FY21 की बात करें तो वहां सरकार को लगभग 99,122 करोड़ रुपए का डिविडेंड RBI ने दिया था। क्यों कटौती हुई है? ये इस डिविडेंड में कमी होने की वजह क्या है? ये सब हमें अंकुर बता रहे हैं। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल का सबसे न्यूनतम डिविडेंड ट्रांसफ़र किया इस साल सरकार को, और ये करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। कंपेरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर देखें तो सरकार को 99,122 करोड़ रुपए मिले थे डिविडेंड के तौर पर RBI से, लेकिन इस बार 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन इस बार की बैलेंस शीट और क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.14 लाख करोड़ जो पैसा है वो कंटिजेंसी फंड में डाला, जो कि पिछले साल सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हुई थी। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर करीब 280% बढ़ गया इस साल, और इसी वजह से जो नेट इनकम आपको दिखाई देगी इस बार की बैलेंस शीट में वो सिर्फ 30,311 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल करीब 99,000 करोड़ रुपए की। अगर गवर्नमेंट के बजटेड एस्टिमेट की बात करें तो PSU बैंक से और RBI से के डिविडेंड से सरकार को उम्मीद थी कि इस बार 73,948 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन अब डेफिनेटली कुछ शॉर्टफॉल होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर RBI की एनुअल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट बातों पर गौर करें तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि जो रिकवरी है वो हेडविंड्स के बावजूद भी जारी है। साथ ही साथ इस साल एक बिग टैक्स के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस किया है कि जब से डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक्स और ये सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आ गई हैं तो यहाँ पे एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो एक फेज मैनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। और एक बार इस बार ये भी समझ लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर और साथ ही पूरे FY22 के लिए GDP के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। एक एस्टिमेशन तैयार किया एक पोल के बिहाफ पे हर्ष ने, आइए समझ लेते हैं। इंडिया के Q4 FY22 और FY22 फुल ईयर के GDP नंबर्स एक्सपेक्टेड, और हम पहले देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं। एक तो GST कलेक्शंस काफ़ी एलिवेटेड रहे हैं लास्ट 10 महीनों से। GST कलेक्शंस 1 लाख करोड़ प्लस पे, तो थ्रू आउट द क्वार्टर GST कलेक्शंस काफ़ी रोबस्ट। इनफैक्ट अप्रैल में GST कलेक्शंस 1.67 लाख करोड़ क्लॉक किया। वो ऑफ कोर्स Q1 FY23 हुआ, पर फिर भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग GST कलेक्शंस रहा है। जब हम IIP नंबर्स को देखें तो मार्च, फरवरी और जनवरी से स्लाइटली बेटर था। 1.9% IIP नंबर मार्च के लिए आया, 1.7 था फरवरी के लिए और 1.5 था जनवरी के लिए। तो वो भी मार्च में काफ़ी अच्छा पिकअप दिखता हुआ। जब हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ थ्रू आउट Q4 ऑफ FY22 हमें देखने मिला है, पर इंपोर्ट्स भी इक्वली फास्ट ग्रो हुए और क्रूड ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली BOP पे प्रेशर डाल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो Q3 FY22 का डेफिसिट अराउंड 2.7% पे आया था। तो वो काफ़ी उस पर काफ़ी प्रेशर रहेगा, बना रहेगा। जब हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखें तो मार्च के मंथ में बैंक क्रेडिट 9.7% से ग्रो हुआ है। तो उसमें भी एक काफ़ी अच्छी उछाल आई है और वो भी ट्रैजेक्टरी, अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। तो अप्रैल में भी उसका ट्रैजेक्टरी ऊपर ही जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, जब हम चैलेंजेस को देखें तो CPI एक सबसे बड़ा चैलेंज है और रेट हाइक्स, जिसके वजह से रेट हाइक्स हो रहे हैं। तो CPI काफ़ी एलिवेटेड रहा है 7.8% पे, जो अप्रैल मंथ का CPI था। मार्च में भी 7% का CPI आया है, और जब हम रेट हाइक्स को भी फैक्टर करें तो उस पर भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, पर वो होपफुली FY23 में वो इम्पैक्ट आएगा। जब हम Q4 की एक्सपेक्टेशंस देखें तो रफली 3.5 to 5.5% के बीच में सारे इकोनॉमिस्ट्स का प्रोजेक्शन है। हमारा एवरेज प्रोजेक्शन अराउंड 4.1 to 4.3% के आसपास का प्रोजेक्शन है। जब हम फुल ईयर को देखें तो 8.8% हमारा पोल कहता है कि 8.8% के आसपास आएगा। मॉस्पी ने कहा है कि 8.9% पे आएगा। तो वो GDP बैक जो 2020 का जो लेवल है उस पे चला जाएगा। जो डी ग्रोथ हुआ था 2021 में वो पूरा रिवर्स होएगा, यही अपेक्षाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शुक्रिया हर्ष इस जानकारी के लिए। और एक बार इस बार ये देख लेते हैं कि मई मंथ में GST कलेक्शन के फिगर्स कैसी रह सकती है। मेघना के पास एक रिपोर्ट है इस पर, जहां उन्हें मई मंथ के लिए GST कलेक्शन जो है वो अप्रैल से कम लग सकता है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे इसमें बढ़ोतरी हुई है। मेघना के पास चलते हैं।
जानकारी दे रहे हैं कि इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ के अराउंड रहेगा। अप्रैल मंथ का, पिछले महीने का अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखें तो रुपीज़ 1.67 लाख करोड़ था। अगर उसकी तुलना करें तो इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन ये याद रखिए कि जो अप्रैल का महीना होता है इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मई मंथ का अप्रैल के कंपैरिजन में थोड़ा रेवेन्यू कम रहता है। लेकिन ये 1.4 लाख करोड़ अगर हम पिछले मई की तुलना में देखें तो पिछले मई लास्ट ईयर में 1.02 लाख करोड़ का कलेक्शन था। उसके कंपैरिजन में जो इस साल का जो रेवेन्यू ट्रेंड हम देख रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी है। पिछले साल का जो मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन था 1.23 लाख करोड़ था, और इस महीने का जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 1.4 टू 1.5 लाख करोड़ के लगभग एवरेज रहने की उम्मीद है। ये भी याद रखिए कि जो इस साल काफ़ी एक्सेस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन को बैटल करने के लिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी कट हो गया, चाहे वो एडिबल ऑयल ड्यूटी कट्स हो गए, या फिर इंक्रीज्ड जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, फूड सब्सिडी हो गई, उसको देखते हुए जो ये एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास जीएसटी का, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट एक्सचेकर को। उसकी वजह से जो रिस्क है फिस्कल डेफिसिट एक्सीड करने का वो भी थोड़ा हद तक कम हो जाएगा, यही सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है 1.4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि यही ट्रेंड बना रहेगा अगले मंथ्स में भी। तो बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 1.4 लाख करोड़ इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन रहेगा। ठीक है, और राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि जो आज बड़े नंबर्स आए, एमएनएम के रिजल्ट्स आए, और एमएनएम के रिजल्ट्स मोर और लेस इन लाइन रहे जिस तरह के एस्टिमेशन थे। यहाँ पर इनफैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स पर बुकिंग रही है। हालांकि मार्जिन थोड़े घटे हैं, 14.6% से घटकर अब 11.4% रहे हैं, लेकिन आय और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ऑटो और फार्म सेगमेंट दोनों में दमदार प्रदर्शन मिला। एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं सारी कंपैरिजन और किस तरह के एस्टिमेशंस थी। सृष्टि, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर कंपनी एमएनएम की बात करें तो इस बार नतीजे अनुमान के मुताबिक देखने को मिले हैं। कंपनी की आय करीब 17,124 करोड़ की रही है हमारे अनुमान के मुताबिक। वहीं EBITDA नंबर भी अनुमान के मुताबिक ही आता हुआ दिखा है 1946 करोड़ पे। कंपनी ने EBITDA मार्जिन 11.4% का घोषित किया है, पर थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है कंपनी के मुनाफे के फिगर में। 1167 करोड़ की कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, जबकि हमारा अनुमान था 1320 करोड़ का। ये मुनाफा बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, पर जी हाँ, यहाँ पे 125 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी है जो कि कंपनी ने इम्पेयरमेंट प्रोविजन के तौर पे लिया है। इसके अलावा कंपनी की कमेंट्री की बात करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो उनका एसयूवी मार्केट रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में नंबर 1 पोजीशन पे आता हुआ दिखा है। वहीं फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में उन्होंने साल दर साल 1.8% का अपना मार्केट शेयर की बढ़त की है। और इसी के अलावा कंपनी की ऑर्डर बुकिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में इनकी ऑर्डर बुकिंग्स अगर देखें तो 1.7 लाख की इस बार चौथी तिमाही के एंड में इनकी ऑर्डर बुकिंग्स हैं, जो कि पिछली तिमाही करीब 1.6 लाख पे थी। और साथ ही साथ जो XUV 700 की ऑर्डर बुकिंग्स हैं वो अब 70,000 जो पिछली तिमाही थी वहां से बढ़कर अब 78,000 हो गई है। साथ ही सेमीकंडक्टर फ्रंट पे भी कंपनी का कहना है कि चौथी तिमाही में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी सुधरती हुई जरूर नजर आई है। और अगर इनके फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट की बात करें तो मार्केट शेयर में बढ़त तो हुई है, पर एक्सपोर्ट्स में भी साल दर साल 66% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि टाटा मोटर्स और मारुति जैसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं किया है, बट इतने चैलेंजिंग टाइम में एमएनएम के नतीजे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया सृष्टि इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि एमएनएम के इन रिजल्ट्स के बाद कितना हद तक प्राइसिंग थे ये नंबर्स स्टॉक के प्राइस में, मंडे को कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। बढ़ेंगे आगे। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 175 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के गलोल में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। ये देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट होगा और इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर सहकारिता सम्मेलन में आए सहकारी संस्थाओं के हजारों प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। देश भर में लाखों स्थानों पर आज सारे किसान गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूं।
आज यहां हम सहकार से समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। अब यूरिया की एक बोरी उसकी जितनी ताकत है, यानी यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। 40 करोड़ रुपए की लागत से ये एक हॉस्पिटल बना है, 200 बेड की कैपेसिटी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां भी गिनवाई। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात भारतीय रेलवे के एक प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन जिसे बड़े पैमाने पर देश में चलाने की योजना है और इसी दिशा में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। यहाँ तेजी से प्रोडक्शन चल रहा है। इंजीनियर्स, वर्कर्स लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। रेलवे का एक टारगेट है, इस साल 2 नई वंदे भारत ट्रेनें चलानी है। अगस्त 2023 तक 75 ट्रेनें होनी चाहिए। लेकिन कितनी स्पीड से काम हो रहा है, इस पर समीर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो खुद चेन्नई में थे। उन्होंने ये सारी ट्रेनों का जायजा भी लिया। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। नए जमाने की वंदे भारत ट्रेन को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये ट्रेन बनाई जा रही है और ऐसे ही एक वंदे भारत ट्रेन के कोच में हम मौजूद हैं। तमाम नई यात्री सुविधाओं के साथ ये ट्रेन इस वक्त यहाँ पर बनाई जा रही है। ये कोच में सिर्फ सीट लगनी बाकी है, बाकी कई फीचर्स इसमें जुड़ गए हैं और एक के बाद आपको एक वो फीचर्स बताते हैं। शुरुआत करते हैं लाइट से। तो पूरा कोच जो है वो LED लाइट से उसको रोशन किया गया है, जो कि एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स हैं। इसके साथ ही ये सेंसर बेस्ड लाइट्स को यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, यानी कि पुश बटन वाला जो फीचर होता था उसको हटा दिया है और ये सेंसर बेस्ड लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। जो विंडोज़ हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा है ताकि जब आप बैठ के यात्रा कर रहे हो तो आप आराम से बाहर देखें और आपका जो बाहर देखने का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो ये एक स्लाइड के जरिए आप लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। इस तरीके के मजबूत लगेज रैक्स दिए गए हैं जिसमें आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। टफ एंड ग्लास ये लगेज रैक्स इसमें दिए गए हैं। इसके साथ ही CCTV कैमरास इसमें दिए गए हैं और इन CCTV कैमरा के जरिए लगातार यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और सुरक्षा के लिए इनको काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इस ट्रेन में आने वाले वक्त में वाईफाई की सुविधा भी दी जा सकती है जिसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन पूरी ट्रेन में 2 तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट होंगे, एक प्रीमियम क्लास और एक इकोनॉमी क्लास। तो प्रीमियम क्लास के लिए जाहिर है आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना होगा, लेकिन उसमें जो सुविधाएं होंगी वो 3 पैमानों पे
इकोनॉमी से थोड़ी ज़्यादा होंगी। एक तो कैटरिंग, एक सिटिंग कंफर्ट और एक स्पेस की जो हम बात करें। लेकिन अगर आप इकोनॉमी क्लास में भी सफ़र कर रही हैं तो नई जो वंदे भारत ट्रेन है इसका जो सीटिंग स्टाइल है उसमें बदलाव किया गया है। उसको जो नई वंदे भारत ट्रेन की जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें रिक्लाइन पोजीशन दी गई है। आप उसको रिक्लाइन कर सकते हैं बिल्कुल हवाई जहाज़ की सीट के तर्ज पर। इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। और अब बात करते हैं इमरजेंसी सिस्टम की, लेकिन उसके पहले आपको दिखा दें कि इस तरीके की इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस पूरे कोच में की जा चुकी हैं। टॉकबैक सिस्टम आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी सिचुएशन में पैसेंजर वो सिचुएशन यहाँ पर एक बटन को पुश करके ड्राइवर तक वो सूचना दे सकता है ताकि ड्राइवर रियल टाइम बेसिस पे एक्शन ले पाए। इस तरीके की सुविधाओं के साथ ही फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी इसमें दिया गया है। कैटरिंग सुविधा के लिए इसमें जैसे हवाई जहाज़ में जिस तरीके से ट्रॉली के जरिए फूड आपकी टेबल पर आता है, आपके चेयर के पास लाया जाता है, कुछ वैसा ही सिस्टम इसमें भी होगा। तो इस तरीके के नए अरेंजमेंट के साथ में, नए क्लेवर के साथ में वंदे भारत ट्रेन को तैयार कर लिया गया है। और लक्ष्य यही है कि अगस्त 2022 तक, इसी साल 2 वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट किया जाए और अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाया जा सके। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया समीर इस रिपोर्ट के लिए। और अब चलिए, एक हाल ही में खबर आई थी, अब दोनों बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा। क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? देश में हर साल लगभग 4.5 लाख सड़क हादसे होते हैं और यानी हर वक्त जब एक हादसा हो रहा है कोई अपनी जान गंवाता है। ये आंकड़े ऑफिशियल हैं। आइए एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसका मेन कॉन्टेक्स्ट ये बताना है कि पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को हेलमेट पहनना जरूरी क्यों किया है। इंस्टा और यूट्यूब पर आपने न जाने कितनी ऐसी रील्स देखी होंगी जहां बाइक राइडर रफ्तार से बात करना पसंद करते हैं। लेकिन ये कहानी रील तक सीमित नहीं है, ये रियल लाइफ की कहानियां होती हैं जिसके चलते कई बार ये रफ्तार कई जिंदगियों को मौत के द्वार पहुंचा देती है। सड़कों पर आपने बिना हेलमेट बाइक चलाते कई लोग देखे होंगे। एक चलती बाइक में 4-4, 5-5 लोग बैठे आमतौर पर मिल जाएंगे। बाइक की टंकी पर छोटे छोटे बच्चे भी दिख जाएंगे। छोटे बच्चों को तो बिना हेलमेट बाइक पर बैठे देखना एक आम बात है। खासकर मुंबई शहर में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। लेकिन ये कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें बड़े हादसों की वजह भी है, जिसके डरावने आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं। साल 2020 में सड़क हादसों के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में हर 100 हादसों में 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साल 2020 में रोड एक्सीडेंट में 1,31,714 लोगों की मौत हुई, जो 2019 में 1,15,113 थी। वहीं हादसों में सबसे ज्यादा मौतें 2 व्हीलर चलाने वालों की होती हैं। 2020 में 57,282, 2019 में 56,136 और 2018 में 55,636  2 व्हीलर चलाने वाले लोगों की सड़क हादसे में जान गई। जबकि 2020 में जान गंवाने वाले 57,282 लोगों में से 39,500 लोग बिना हेलमेट के थे। महाराष्ट्र के तो आंकड़े और भी खतरनाक हैं, क्योंकि यहाँ अब तक 2 व्हीलर के लिए डबल हेलमेट पहनना जरूरी नहीं था, जिसके चलते साल 2020 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 83% 2 व्हीलर चालक बिना हेलमेट के थे। अगर 5,868 लोग हेलमेट पहनते तो शायद इनकी जान भी बच सकती थी। देश भर में हेलमेट न होने के चलते मरने वालों की संख्या में 12% मृतक महाराष्ट्र के हैं। माना जा रहा है कि कोविड काल के दौरान ट्रैफिक रूल्स में कुछ ढिलाई हुई तो लोग बेलगाम हो गए और जिसके चलते लॉकडाउन हटते ही हादसों का अंबार लग गया है। वहीं हादसों में मरने वाले 39% लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो पैदल चलने वाले थे। ऐसे में इन आंकड़ों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी करने जा रही है। और यही हेलमेट है जो जिंदगी का सुरक्षा कवच बनकर लोगों की जान बचाएगा। लेकिन उससे पहले मुंबई की ट्रैफिक पुलिस लोगों को ये समझाएगी कि जान है तो जहान है। ईटी नाउ स्वदेश। और चलिए, इसके बाद एक अच्छी खबर। आपके पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश को बेस्ट इमर्जिंग चैनल के अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया है। ईटी नाउ स्वदेश को लॉन्च के केवल 6 महीने के भीतर ही ये लगातार दूसरा बड़ा अवार्ड मिला है।
ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के लिए ही मिला है। इस मौके पर कमोडिटी मार्केट के दिग्गजों ने ईटी नाउ स्वदेश के कवरेज की सराहना भी की। And the next award is for the social media channel, business news platform for social media, and this goes to चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।